बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या मोमेंटम का जो लॉ है, कंजर्वेशन का मतलब है नो चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में कोई चेंज ना आए, तब्दीली ना आए, हम उसको नाम देते हैं कंजर्वेशन का। अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट में हम देखते हैं, कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हों और टकराने वाली बॉडीज़, इंटरेक्टिंग मीन जो आपस में टकरा रही हों, उसको इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का नाम दिया जाता है। उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है या मुस्तकिल रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको पढ़ने से पहले इसमें दो चीज़ें थे। एक तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ होती है, आइसोलेटेड सिस्टम या जस्ट सिस्टम से क्या मुराद होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ बॉडीज, ग्रुप ऑफ बॉडीज इन सर्टेन बाउंड्रीज, किसी भी मखसूस बाउंड्रीज के अंदर जो बॉडीज का ग्रुप होता है हम उसको सिस्टम का नाम देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे हमारे पास ये एक प्ले ग्राउंड है। अब प्ले ग्राउंड के अंदर जितनी भी बॉडीज आएंगी इस बाउंड्री लाइन के अंदर वो एक सिस्टम बना रही होती हैं। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें कि आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है जिसके ऊपर कोई अनबैलेंस या एक्सटर्नल या कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, हम उसको नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। अब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रहते हुए दो या दो से ज़्यादा टकराने वाले जो अजसाम हैं उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, एक जैसा रहे, हम उसको नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। इसकी 3 एग्जांपल हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब पहली एग्जांपल है एन एयर फिल्ड बैलून। एयर फिल्ड बैलून, एयर फिल्ड बैलून में क्या है कि हवा से भरा हुआ एक गुब्बारा जो है वो कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एन मुताबिक है। कैसे? सबसे पहले कि आप इसकी एयर रिलीज करने से पहले जब वो रेस्ट में था, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरीके से क्योंकि हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, मोमेंटम उस वक्त प्रोड्यूस होता है कि जब बॉडी मूव करे या उसके कोई कुछ वेलोसिटी गेन करे तब मोमेंटम होगा। अब अगर हम एयर फिल्ड बैलून की एग्जांपल लेते हैं, जब वो रेस्ट में है, जब आपने उसकी एयर रिलीज नहीं की, उस वक्त उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद जैसे ही आप इसकी एयर रिलीज करते हैं तो क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन के रूल के मुताबिक कि उसकी जो एयर है वो डाउनवर्ड रशेज आउट होती है, खारिज होती है, जबकि बैलून जो होता है वो ऊपर की जानिब या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दोनों एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन को कैंसिल करते हैं। इस सूरत में भी उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि वाकई इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, चेंज नहीं हुआ, एक जैसा रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। ये तो होगी इसकी पहली एग्जांपल। अब आते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल पर।
टू इंटरेक्टिंग स्फीयर्स, दो टकराते हुए या इंटरेक्ट करते हुए गोले जो है उनकी हम एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि सपोज हमारे पास तो टू स्फीयर्स हैं, सपोज टू स्फीयर्स हैं, टू स्फीयर्स, उनको हम नाम दे देते हैं कि एक हमारे पास M1 है जबकि अदर जो है वो M2 है। M1 और M2 वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं। फर्ज करें ये हमारे पास पहला बॉडी है जिसको मैं M1 का नाम दे रहा हूं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो U1 है, और इसी लाइन के अंदर ही दूसरा बॉडी भी, इसको हम नाम दे देते हैं ये M1 है और ये बन जाएगा M2, और ये भी इसी लाइन पर मूव कर रहा है तो इसको हम नाम देते हैं U1 का। अब हर स्फीयर का आपने अलग अलग से मोमेंटम लेना है, तो मैं लेता हूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ M1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ M1, जैसा कि हमें पता है इसका फार्मूला जो होता है mv के बराबर होता है इनिशियल मोमेंटम का। अब क्योंकि हमने वेलोसिटी को u का नाम दिया हुआ है तो इस वजह से इसका जो मोमेंटम का फार्मूला बनेगा m1 और u1 बन जाएगा। और इसी तरीके से आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2। अब m2 का भी आपने इनिशियल मोमेंटम लेना है, उसके नाम के मुताबिक ये बन जाएगा ये बन जाएगा m2 और u2 बन जाएगा। यानी कि ये जो मोमेंटम है जब बॉडी टकराने से पहले मूव कर रहे हैं उस वक्त का उनका इनिशियल मोमेंटम m1 u1 m2 और u2 के इक्वल आ रहा है। अब इस टकराने से पहले, इंटरेक्ट करने से पहले जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अब इसमें क्या होगा कि m1 का जितना मोमेंटम है और m2 का, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 और u2 बन जाएगा। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो पहला स्फीयर है, पहला गोला जो है m1 वाला, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर है। अब वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये m2 के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, टकरा जाएगा। यानी कि ये आप लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन है, जब ये मूव कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, ये जो हिस्सा है, अब ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर जाते हैं, ये बन जाएगा m1 और ये क्या है m2, और ये वाला हिस्सा ज़ाहिर करता है कि जब ये बॉडी आपस में टकराते हैं, जैसे दो गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ ब्रेकिंग होती है, टूट फूट का शिकार होती हैं, तो इस सिंबल से मैंने उसको ज़ाहिर किया हुआ है। साफ ज़ाहिर है टकराने के बाद ये अलग अलग हो जाती हैं और इनकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट कोलिजन, उसके बाद ये अलग अलग हो जाएगी। तो इस डायग्राम को मैं इससे ज़ाहिर कर देता हूँ, ये बन जाएगा m1 और ये बन जाएगा m2 बन जाएगा। अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा। अब फर्ज करें कि टकराने से पहले इन दो बॉडीज़ की जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, फर्ज करें वो जा रहे थे 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो जब वेलोसिटी में चेंज करेंगे
तो आपने सिंबॉलिकली u1 की बजाय अब लिखेंगे v1, और इसी तरीके से ये बन जाएगा u2 की बजाय ये बन जाएगा v2 बन जाएगा। यहां पर लिख देते हैं आफ्टर कुलयन, टकराने के बाद। अब आते हैं, जिस तरीके से आपने इसका इनिशियल मोमेंटम को इकट्ठा किया था, उसी तरीके से अब इसका फाइनल मोमेंटम भी इकट्ठा कर लेंगे। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ m1, फाइनल मोमेंटम ऑफ m2, बस एक ही चेंज आएगा। u1 की जगह पर आप v1 लिखेंगे, u2 की जगह पर v2 लिख देंगे, ये चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलयन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलयन, तो ये बन जाएगा m1 v1 प्लस बन जाएगा m2 और v2 बन जाएगा। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलयन और टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलयन, इन दोनों को सामने लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा, इसकी इक्वेशन जो बनेगी, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलयन, और इसी तरीके से दूसरी साइड पर लिख देंगे टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलयन। अब दोनों की इक्वेशन को आप लिख देंगे। अब इनिशियल मोमेंटम का क्या है, m1 u1 m2 u2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 और ये बन जाएगा u2 के बराबर। दूसरी साइड पर लिखते हैं, ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 और v2 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमने समझा कि वाकई टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल जो मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर कुलयन, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी वो चेंज नहीं होता, एक जैसा रहता है या कांस्टेंट रहता है। ये दो एग्जांपल हमने कर ली। अब आते हैं इसकी थर्ड एग्जांपल पर। थर्ड एग्जांपल क्या है, गन एंड बुलेट की हम एग्जांपल लेते हैं। गन एंड बुलेट, थर्ड एग्जांपल है गन एंड बुलेट की। हमें पता है कि जब हम गन को फायर करते हैं, गन चलाते हैं, तो उसमें दो काम होते हैं, एक्शन और रिएक्शन वाले। कि सबसे पहला काम कि गन जो होती है फायर करने के बाद वो पीछे की जानिब झटका खाती है, जबकि बुलेट जो होती है वो आगे की जानिब मूव करती है। अब इसी बात को हमने समझना है। अब सबसे पहले कि जब गन एंड बुलेट को आपने फायर नहीं किया, चलाया नहीं है, गन रेस्ट में है, उस सूरत में इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि व्हेन गन इज एट रेस्ट, व्हेन एट रेस्ट, कि जब रेस्ट में है उस सूरत में इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। इनिशियल मोमेंटम वो ज़ीरो होगा। अब हम देखते हैं कि जब आप गन को फायर करते हैं, जब चलाते हैं, उस वक्त इसका मोमेंटम कितना बनता है, और उसमें हमने गन की वेलोसिटी को भी फाइंड करना है। अब हम सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। अब लिखते हैं कि आफ्टर फायर, कि जब आप इसको फायर करते हैं तो मास ऑफ गन जो है, मास ऑफ गन
उसको मैं कैपिटल एम के साथ ज़ाहिर करता हूँ क्योंकि उसका मास ग्रेटर है, इस वजह से कैपिटल एम के साथ ज़ाहिर करूँगा। और इसके बाद लिखूँगा मास ऑफ बुलेट, इसको स्मॉल एम के साथ लिखते हैं। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन ये बनेगी, इसको कैपिटल वी के साथ ज़ाहिर करते हैं। फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उसको स्मॉल वी के साथ ज़ाहिर करते हैं। अब जो गन का मोमेंटम बनेगा, फाइनल मोमेंटम, वो एम वी बनेगा, यानी कि कैपिटल एम और कैपिटल वी के साथ। और जबकि वेलोसिटी का जो मोमेंटम बनेगा, इसका जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा स्मॉल एम और स्मॉल वी के साथ। यानी कि ये वो मोमेंटम है जब गन को आप फायर कर लेते हैं। अब इस टोटल को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायर्ड, आफ्टर गन इज फायर्ड। और इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायर्ड। अब आफ्टर फायर इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, इनका सम ले लेंगे, कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी। और इनिशियल मोमेंटम क्या था, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, इस वजह से हमने इसका मोमेंटम क्या लिखा, 0 लिख लिया है। अब इसमें से हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है कि गन की वेलोसिटी कितना हमें मिलती है। तो मैथमेटिक रूल के मुताबिक इसको हल करेंगे। कैपिटल एम वी ये प्लस का है, दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एम वी आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस एम और क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल v के बराबर। और ये माइनस का साइन शो करता है कि गन और जो बुलेट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। और इसी तरीके से अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती है, उसमें जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स या जेट इंजन्स वगैरह, जेट इंजन्स, ये भी सारे के सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के असूल पर फॉलो करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।